अपने मायके का घमंड दिखाने वाली, बात बात पर मायके के दोस्त दिखाने वाली नक चढ़ी रोशनी ने जब अपने सास के मायके का शानदार घर और शान शौकत देखी तो आंखें फटी की फटी रह गई। शादी के दूसरे दिन ही रोशनी अपने मायके से आए सारे सामान को अपने कमरे में रखने के लिए कह देती है। शादी का घर है, उस दिन तो किसी को भी उसके मायके से आए सामान को उसके कमरे में रखने का समय नहीं मिलता है। लेकिन रोशनी की नज़र तो अपने मायके से आए हुए एसी, टीवी, फ्रिज और सोफे पर ही थी कि जल्दी से उसके कमरे में सेट हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बूढ़ी सास अपने कमरे में टीवी या एसी फिट करवा ले। सुबह सुबह रोशनी बाथरूम में नहाने के लिए गई तो एक बच्चे से वह अपनी सास को बुलवाती है और कहती है, माँ जी, ये कैसे बाथरूम है? इस बाथरूम में तो गीजर भी नहीं लगा है। मुझे तो गर्म पानी से नहाने की आदत है, मैं ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी? मैं किधर आ गई हूँ? इस घर में तो बाथरूम में गीजर भी नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है। शकुंतला जी कहती है, बहू तुम 5 मिनट ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अभी गैस पर एक भगोने में पानी गर्म करके ले आती हूँ, फिर तुम आराम से गर्म पानी से नहा लेना। ओहो माँ जी, अब मुझे नहाने के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। मेरे घर में तो ऐसा नहीं है। मेरे मायके में हर बाथरूम में गीजर लगे हुए हैं, हर नल में गर्म पानी आता है। आप लोग कैसे रहते हैं इस घर में? शकुंतला जी जल्दी जल्दी भगोने में पानी गर्म करके बहू के पास दे आई। नहाने के बाद रोशनी अपने कमरे में गई और अपने पति से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, आपके घर में तो कोई व्यवस्था भी नहीं है, ना तो बाथरूम में गीजर है और ना ही किचन में आरओ का पानी है। मैं तो नॉर्मल पानी कभी नहीं पीती हूँ, हमेशा आरओ का ही पानी पीती हूँ। तुम ऐसा करना, मेरे लिए आरओ के पानी की बोतल मंगवा देना। मैं तुम्हारे घर के नल का पानी नहीं पीऊंगी, मेरा गला खराब हो जाता है, कहीं मैं बीमार पड़ गई तो। शरद एक नज़र अपनी पत्नी की तरफ देखता है, फिर मुस्कुरा कर कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नॉर्मल पानी पीने की आदत नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल खरीद लाऊंगा। जितने दिन तुम रहोगी उस बोतल से पानी पीते रहना। अभी तो चल जाएगा बोतल के पानी से, लेकिन जब मैं इधर तुम्हारे साथ परमानेंट रहूंगी, क्योंकि अब तो मेरी तुमसे शादी हो गई है, तो कब तक मेरे लिए बोतल खरीदते रहोगे? जब मैं दोबारा से इस घर में आऊंगी उससे पहले आरओ लगवा देना और बाथरूम में गीजर भी लगवा देना। मैं तुम्हारी माँ की तरह भगोने में पानी गर्म करके नहाने वाली नहीं हूँ। 2-3 दिन बाद सभी मेहमान चले गए। घर में जो भी रोशनी के मायके से सामान आया था, धीरे धीरे सबकी फिटिंग होने लगी। कौन से सामान को कहाँ पर रखना है, कहाँ लगाना है। रोशनी के मायके से एक बड़ा सा टीवी आया था। शकुंतला जी ने सोचा कि इतने बड़े टीवी को हॉल में लगा देंगे और हॉल का जो हमारा पहले वाला टीवी है उसको बहू के कमरे में लगा देंगे। टीवी लगाने के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया। जैसे ही टीवी हॉल में लग गया, शाम को रोशनी अपने कमरे से निकली। उसने अपने मायके का टीवी हॉल में लगा हुआ देखा तो चिल्लाती हुई बोली, मेरे मायके के इतने बड़े टीवी को हॉल में किसने लगवा दिया है? ये मेरे पापा ने मेरे कमरे में लगवाने के लिए दिया था, मुझसे पूछे बिना मेरी टीवी को हॉल में कैसे लगाया? डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए रोशनी के ससुर जी और शकुंतला जी अपनी बहू की बातों को सुनकर के चौंक गए कि आखिर इसमें इतनी गुस्सा करने वाली बात क्या है जो बहू इतना गुस्सा कर रही है। शकुंतला जी कहती है, बहू मैंने सोचा ये वाला टीवी बहुत बड़ा है तो इसको हॉल में लगा देंगे और तुम्हारे कमरे के लिए छोटा वाला टीवी सही रहेगा। छोटे वाले टीवी में देखने की आदत आप लोगों को होगी, मुझे नहीं है। मेरे मायके में बहुत बड़ा टीवी लगा है, इसीलिए मेरे पापा ने इतना बड़ा टीवी मुझे दिया है और इसको अपने कमरे में ही लगवाऊंगी। इसको निकलवा के मेरे कमरे में लगवाओ और जो पुराना वाला टीवी है वह वापस से अपने हॉल में लगवा लो। मैं उस पुराने और घटिया से टीवी को अपने कमरे में नहीं लगाने दूंगी। अपनी बहू की बातों को सुनकर के शकुंतला जी को बहुत बुरा लगा। उनके आंखों में आंसू आ गए। पास में ही बैठे हुए शकुंतला जी के पति अशोक जी कहते हैं, अरे शकुंतला, बहू सही तो कह रही है, हम अपने पुराने वाले टीवी को ही देखते हैं और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था मुझे उसी को देखने की आदत है। मैं तो कितने सालों से उसमें अपने समाचार सुनता हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। हाँ बहू ठीक है, हम अभी निकलवा के तुम्हारा टीवी तुम्हारे कमरे में लगवा देते हैं। हाँ जल्दी करिए। और पैर पटकते हुए रोशनी अपने कमरे में चली गई। शकुंतला जी को और अशोक जी को अपनी बहू का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहू जब देखो तब अपने मायके की दोस्त दिखाती रहती थी कि उसके मायके में ऐसा है, उसके मायके में वैसा है, उसके पापा ने ये दिया है, उसके पापा ने वो दिया है। शकुंतला जी अपने पति से कहती हैं,
हमारे पास देखा जाए तो कोई कमी नहीं है। आप भी नौकरी करते थे और हमारा बेटा भी नौकरी करता है। आपको अभी भी पेंशन मिलती है। हमारा घर अच्छी तरह से चल रहा है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ना ही मैंने आपसे कभी कुछ कहा कि हमारे घर में कोई कमी है, लेकिन जब से बहू आई है हमारे घर में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती है। उसको तो ऐसे लगता है जैसे घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके मायके से ही आया है। उसे अपने मायके का बड़ा घमंड है। अशोक जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं भगवान, अभी नई नई इस घर में आई है, धीरे धीरे घर का माहौल और हम सबको समझ जाएगी। थोड़ा उसको हमारे घर के माहौल के हिसाब से एडजस्ट होने का समय तो दो। अशोक जी के समझाने पर शकुंतला जी समझ तो जाती हैं, लेकिन रोशनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। उसे जब भी मौका मिलता है वह शकुंतला जी को अपने मायके की दोस्त दिखा ही देती हैं। अपने मायके से आया हुआ सारा सामान, एसी, सोफा, टीवी सब कुछ अपने कमरे में लगवा लेती हैं। एक दिन शकुंतला जी बहू के मायके से आई हुई मिक्सी में चटनी पीस रही थी। अचानक से मिक्सी का जार खुल गया और चटनी पूरी रसोई में छिटक गई। रोशनी चिल्लाती हुई आई और कहा, तुमसे किसने कहा था मेरे मायके से आई हुई मिक्सी में चटनी पीसने के लिए? तुम तो अपनी पुरानी वाली मिक्सी ही इस्तेमाल किया करो। ये तो आज के ज़माने की मिक्सी है, तुम्हें इसमें चटनी पीसनी नहीं आएगी। शकुंतला जी कहती है, हाँ बेटा, कह तो तुम सही रही हो, ये हमारी पुरानी वाली मिक्सी से एकदम अलग है। इसमें पता ही नहीं चलता है कौन सा बटन कहाँ पर दबाना है। हाँ और क्या, मेरे पापा ने बिल्कुल ब्रांडेड चीज़ दी है, कुछ भी लोकल मार्केट से नहीं दिया है। मेरे पापा हमेशा ब्रांडेड चीज़ें ही खरीदते हैं। अपनी बहू की बात सुनकर के शकुंतला जी फिर से उदास हो गई कि आज फिर बहू ने अपने मायके की दोस्त दिखा ही दी। एक दिन शकुंतला जी ने हिम्मत करके बहू को प्यार से समझाने की कोशिश भी की कि बहू, तुम्हारे मायके में जो कुछ भी है वह तुम्हारे मायके का है, लेकिन अब यह तुम्हारा ससुराल है। इधर ससुराल में जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। शरद तो ज़्यादातर समय अपने ऑफिस के कामों में ही बिजी रहता था। घर पर शकुंतला जी और अशोक जी अपनी बहू के साथ रहते थे। एक दिन बहू को अपने मायके जाना था। शकुंतला जी अपनी बहू के लिए 2 साड़ियाँ खरीद कर लाई और देते हुए कहा, बहू तुम मायके जा रही हो, मैं तुम्हारे लिए 2 नई साड़ियाँ खरीद कर लाई हूँ। इन साड़ियों को तुम अपने मायके में डेली में पहन लेना, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेंगी। पूरे 2000 की 2 साड़ियाँ खरीद कर लाई हूँ। क्या माँ जी, मेरे लिए सिर्फ 2000 की 2 साड़ियाँ लाई हो? मैं हजार रुपए की साड़ियाँ पहनूंगी। कैसी बातें कर रही हो? मेरे पापा तो हजार रुपए की साड़ियाँ मेरे कामवाली को दिवाली पर देते हैं, और मेरी शादी की जितनी भी साड़ियाँ हैं एक भी साड़ी 15,000 के नीचे की नहीं है, और आपने मुझे सिर्फ 1000 रुपए की साड़ी पहनने के लिए दी है। आपकी दी हुई साड़ी मेरे मायके वाले देखेंगे और अगर मैं उधर पहनूंगी तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। आप अपनी साड़ियाँ अपने पास ही रखिए, मैं ये फटीचर सी साड़ियाँ अपने मायके में नहीं पहनने वाली हूँ। आपको पता नहीं है मेरे मायके वाले कितने पैसे वाले हैं। आपका घर तो सिर्फ 3 कमरों का बना हुआ है, मेरे मायके में 3 मंजिला मकान बना हुआ है। मेरे पापा इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वह तो शरद मेरे कॉलेज में पढ़ता था, मुझे पसंद था, इसीलिए मेरे पापा ने शरद से मेरी शादी करवा दी, वरना आप लोग तो मेरे मायके वालों की हैसियत के बिल्कुल भी नहीं हैं। पास में बैठे हुए अशोक जी से बहू की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह बीच में टोकते हुए कहते हैं, बेटा अब तुमने ही लव मैरिज की है तो इसमें कोई क्या कर सकता है। तुम्हें मेरा बेटा पसंद था इसीलिए तो शादी की है, और रही बात हैसियत की, तो हैसियत तो पैसे से नहीं उसके अच्छे व्यवहार से बनती है। तुम तो पूरे मोहल्ले में जाकर के देख लो, हमारे ऑफिस में जाकर के पूछ लो कितना नाम है हमारा। अगर तुम्हें शकुंतला जी की लाई हुई साड़ियाँ पसंद नहीं हैं तो मत ले जाओ, लेकिन बात बात पर अपने मायके की दोस्त मत दिखाया करो। अशोक जी की बातें सुनकर के बहू का मुंह खुला रह गया। अपना मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई और फटाक से गेट को बंद करके बैठ गई। शकुंतला जी अपने पति की तरफ देखते हुए कहती है, क्यों आपने उससे कुछ कह दिया? जाने देते। नहीं शकुंतला, बात बात पर वह तुम्हारा अपमान करती है, जब देखो तब तुम्हें अपने मायके का घमंड दिखाती रहती है। तुम भी किसी से कम नहीं हो। कुछ दिनों बाद बात आई गई हो गई। एक दिन रोशनी के मायके से फोन आता है कि रोशनी के छोटे भाई की एंगेजमेंट है जिसमें आप सबको आना है। रोशनी अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। जब वह अपने मायके जाने लगी तो सास ससुर से कहकर गई कि आप लोग अच्छे से कपड़े पहन कर आना, ये सस्ते से कपड़े पहनकर मत आ जाना, नहीं तो 4 लोगों के सामने मेरे मायके में मेरी नाक कटवा दोगे। इतना कहकर वह अपने मायके चली गई। मायके में एंगेजमेंट वाले दिन
बेटा शरद अपने माता पिता को लेकर अपने ससुराल पहुंच गया। बहू के मायके अशोक जी और शकुंतला जी पहुंच तो गए थे, लेकिन रोशनी का व्यवहार अपने सास ससुर के प्रति उधर भी अच्छा नहीं था। ना तो उसने अपनी सास से अच्छे से बात की और ना ही उन्हें उतना मान सम्मान दिया। थोड़ा बहुत चाय पानी पूछने के बाद किसी ने उनसे बात भी नहीं की। बेचारे दोनों लोग बहू के भाई की एंगेजमेंट का फंक्शन अटेंड करने के बाद घर वापस आ गए। शकुंतला जी को भी अपने बहू के मायके वालों का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोच लिया था कि अब वह शादी में नहीं जाएंगे, बेटा बहू चले जाएंगे। एक बार जाकर देख लिया उन्होंने, ना तो ढंग से पूछा और ना ही बात की। ऊपर से रोशनी तो अपने मायके का दिखावा करने में ही लगी हुई थी। मेरे मायके का 3 मंजिला मकान बना हुआ है, मेरे मायके में ये है, मेरे मायके में वह है, अब मुझे नहीं जाना उधर। अशोक जी कहते हैं, ठीक है भगवान, तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा ही कर लेना, तुम्हारी मर्जी। मैंने तुम्हें कभी मना किया है क्या कुछ करने से? शादी भी हो गई, लेकिन शकुंतला जी और अशोक जी शादी में नहीं गए, क्योंकि उस समय पर उन्हें इत्तेफाक से अपनी बहन के इधर जाना था, क्योंकि बहन की बेटी की शादी थी। दोनों तरफ की शादियां अच्छी तरह से निपट गई। रोशनी और शकुंतला जी दोनों ही घर पर आ गई। एक दिन शकुंतला जी के मायके से फोन आया कि शकुंतला जी के सबसे छोटे वाले भाई को बेटा हुआ है, तो आपको बधाई लेकर आनी होगी। शकुंतला जी के मायके में एक रिवाज था कि अगर भतीजा भतीजी होती हैं तो उसकी बुआ बधाई लेकर के जाती हैं। बधाई में बहुत सारा सामान ले जाती हैं, बच्चों के लिए कपड़े, माँ के लिए कपड़े, बच्चों के लिए कुछ सोने या चांदी का लेकर जाती हैं और भी बहुत सारे उपहार लेकर जाती हैं। और जब वापस आती है तो उसके मायके वाले भी उसे ढेरों उपहार देते हैं। खूब धूमधाम से बधाई मनाई जाती है, नाच गाना होता है। मायके में भतीजी होने की खुशी में शकुंतला जी जल्दी जल्दी बधाई ले जाने की सारी तैयारी करने लगी। उन्होंने अपने पति से कहा, सुनो जी, इतने सालों बाद मेरे भाई को बेटा हुआ है, मैं तो सोने की जंजीर लेकर जाऊंगी और बहुत सारे उपहार भी ले जाऊंगी। अशोक जी अपने पेंशन के पैसे निकाल लाए और उन पेंशन के पैसों से एक सोने की जंजीर, बच्चों के लिए कपड़े और उपहार लेकर आ गए और साथ ही एक लकड़ी का बहुत सुंदर झूला भी बनवाया अपने भतीजी को देने के लिए। रोशनी ने ये सब कुछ अपने मायके में कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसके इधर ये सब कुछ नहीं होता था। उसे ये सब कुछ अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा बहुत अचंभित भी हो रही थी कि अपने मायके के लिए उसकी सासू माँ कितना कुछ कर रही है। एक दिन तो वह अपनी सास से कहती भी है, आपको अपने मायके के लिए इतना करने की क्या जरूरत है, मायके वाले तो हमेशा देते हैं। मैंने तो आपको कभी अपने मायके जाते हुए भी नहीं देखा। मुझे इस घर में आए हुए पूरा 1 साल हो गया है, आप एक बार भी अपने मायके नहीं गई हैं और आज जा रही हैं तो इतना कुछ ले जा रही हैं। शकुंतला जी कहती है, बेटा मैं 1 साल से अपने मायके नहीं गई, क्योंकि 1 साल से मैं अपने कामों में बहुत व्यस्त थी और तुम भी घर पर आ गई थी। अपनी नई नई बहू को छोड़कर जाने का मन ही नहीं किया। आज जब मौका मिला है तो धूमधाम के साथ अपने मायके जाऊंगी और तुम भी चलना आज मेरे मायके। रोशनी मुंह चिढ़ाते हुए कहती है, मैं आपके मायके और वह भी गांव में जाकर के क्या करूंगी? मैं तो अपने घर में ही अच्छी हूँ। ना तो आपके मायके में ढंग का घर होगा और ना ही व्यवस्था होगी, मैं तो उधर रह ही नहीं पाऊंगी। ना तो गाँव में ढंग से लाइट आती है और ना ही व्यवस्था होती है। शकुंतला जी कहती हैं, बेटा तुम एक बार मेरे मायके चलो, तुम्हें उधर जरूर अच्छा लगेगा। शरद भी रोशनी से कहता है, रोशनी हम सबको उधर जाना होगा, मामा जी ने हम सबको बुलाया है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम ना जाओ, बल्कि तुम तो नई बहू हो तो तुम्हें तो वह कितने दिनों से बुला रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ जरूर चलना होगा। जैसे तैसे बेमन से रोशनी अपनी सास के मायके जाने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रही है कि पता नहीं वह गाँव में कैसे रहेगी। कभी वह गाँव गई ही नहीं है, गाँव का कैसा माहौल होगा। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब शकुंतला जी पूरे धूमधाम के साथ अपने मायके बधाई ले जाने के लिए तैयार थी। जैसे ही वह अपने मायके के गांव में पहुंची तो देखा गांव के बाहर ही ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। परिवार के सारे लोग गांव के बाहर खड़े होकर के शकुंतला जी, अशोक जी और उनके बहू बेटे का खूब धूमधाम से स्वागत करते हैं। ढोल नगाड़े बज रहे थे, फूलों की बारिश हो रही थी। शकुंतला जी के मायके के सभी बच्चे डांस कर रहे थे। शकुंतला जी भी बच्चे का झोला लेकर के नाचने लगती हैं। तभी शकुंतला जी के सबसे बड़े भाई, जो कि 55 वर्ष के होंगे, एक सुंदर सी बग्घी लेकर के आए, जिसमें आगे 2 घोड़े लगे हुए हैं। उस बग्घी में अपनी बहन और अपने दामाद और उनके बहू बेटे को बिठा कर के पूरे गांव में फेरी लगवाते हैं। धूमधाम से अपने दामाद बहनोई और बहन का स्वागत करते हैं। ऐसे भव्य स्वागत को देख कर के रोशनी की आंखें फटी की फटी रह गई कि उसने तो समझा था
कि उसके सास का मायका गांव में है और उधर तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इतना कुछ देख कर के वह दंग रह गई। जैसे ही अपनी सासू माँ के घर के बाहर बग्गी रुकी तो उसने देखा एक बहुत बड़ा नक्काशी वाला घर बना हुआ था, जो कि इतना बड़ा है कि ऐसे लग रहा है कि इतने बड़े घर में तो 4 से 6 घर इकट्ठे बन जाएंगे। आंखों को बड़ी बड़ी करके रोशनी अपने सास के मायके का घर देख रही थी। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है तो पूरा घर पक्का बना हुआ था। घर का बेड़ा इतना बड़ा है कि उसमें 3 किर खड़ी हुई हैं। बड़े बड़े दालान हैं, 3 आंगन हैं। एक आंगन में गाय भैंस बंधी हुई थी, दूसरे आंगन में सभी लोग रहते थे, जिसके चारों तरफ कमरे हैं और दालान बने हुए हैं। और पीछे वाले आंगन में तो पूरी बगिया ही लगा रखी थी। इतना शानदार घर देख कर के रोशनी के होश उड़ गए। शहरों में तो ऐसा घर कभी भी देखने को नहीं मिला था और इतने बड़े घर शहर में होते ही नहीं हैं। बड़े बड़े घर तो सिर्फ गांव में देखने को मिलते हैं। तभी शकुंतला जी की बड़ी वाली भाभी आती हैं और बड़ी सी परात में उनके पैर धुलती हैं, खूब मान सम्मान देती हैं। खाने को तरह तरह की मिठाइयाँ, खूब सारा सामान है। जब खाने की बारी आती है तो थाली में रोशनी कटोरियाँ गिनती रह जाती हैं। 6 तरह की तो सब्जी बनी थी, 3 तरह की रोटियां बनी थी, बाजरा आटा मक्की। रात में खाना खाने के बाद सभी लोग बातें करने के लिए बैठ गए, लेकिन रोशनी के मन में तो उकलाहट हो रही थी कि कब वह अपनी सासू माँ से पूछे कि माँ जी आपका मायका इतना अच्छा है, लेकिन आपने कभी बताया नहीं। आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। वह अपनी सासू माँ की चारपाई पर गई और उनके पास बैठकर पूछने लगी, माँ जी, मामा जी क्या करते हैं और आपका मायका इतना बड़ा है, आपने मुझे कभी नहीं बताया। बेटा, मेरे भाई बहुत बड़े जमींदार हैं। इस गांव में सबसे ज्यादा खेती मेरे मायके में ही होती है। और तो और खेत पर तुम फार्म हाउस देखोगी तब तो तुम बहुत खुश हो जाओगी। क्या माँ जी, मामा की इधर फार्म हाउस भी है? हाँ बेटा, पास वाले खेत पर ही छोटे वाले मामा ने फार्म हाउस बना रखा है, जिसमें ट्यूबवेल लगा रखा है और साथ ही साथ उधर 2 से 3 कमरे बने हुए हैं। बागवानी है, बल्कि घर की सारी सब्जियां वहीं से आती हैं। बाहर से सब्जियां खरीदने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती हैं। सभी ताजी सब्जियां खाते हैं। अपनी सासू माँ की बात सुनकर के रोशनी के होश उड़ते जा रहे थे कि उसके सासू माँ के मायके वाले इतने पैसे वाले हैं। 3 कार हैं, इतना बड़ा घर है, फार्म हाउस है, इतनी सारी जमीन जायदाद है, लेकिन उसकी सासू माँ ने कभी अपने मायके का कोई जिक्र नहीं किया और ना ही कभी अपने मायके का कभी घमंड दिखाया। लेकिन मैंने तो बात बात पर अपने मायके की धौंस अपनी सासू माँ को दिखाई थी। अपनी सासू माँ के मायके को देखकर आज उसे अपना मायका भी फीका लग रहा था, जबकि सासू माँ का मायका तो मेरे से कितना दबंग है। मेरा घर तो सिर्फ 3 मंजिल का है, वह भी 300 गज में, पर इधर तो पूरा 3000 गज का घर बना हुआ है। अब रोशनी को बार बार वही बातें याद आ रही थी जब उसने अपनी सासू माँ को अपने मायके की धौंस दिखाई थी और अंदर ही अंदर अब वह आत्मग्लानि से भारती जा रही थी। उसे लग रहा था कि कब वह घर पहुँचे और अपनी सासू माँ से अपने किए की माफ़ी मांगे। 2 दिन तक मायके में रहने के बाद शकुंतला जी, अशोक जी और उनके बहू बेटे को उनके मायके वाले पूरे सामान के साथ विदा कर देते हैं, खूब सारे उपहार देते हैं। घर जाकर रोशनी अपने सासू माँ के कमरे में गई। कहती है, माँ जी, आपके मायके में सब लोग इतने पैसे वाले हैं, आप हमेशा इतने अच्छे परिवार में रही हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे कभी नहीं जताया कि आप भी बहुत अच्छे परिवार से हैं। आपका मायका बहुत अच्छा है, जबकि मैंने आपका कितनी बार अपमान किया है। अपने मायके की दबंगाई दिखा करके मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है। आप मुझे माफ़ कर दो। जब तक आप माफ़ नहीं करेंगी तब तक मैं इस कमरे से नहीं जाऊंगी। शकुंतला जी अपनी बहू से कहती हैं, बेटा, मैं तो हमेशा से ही बहुत सारी सुख सुविधाओं में पली बड़ी हूँ। मेरे पिताजी ने मेरी शादी अशोक जी से कर दी थी। अशोक जी एक स्कूल में बहुत ही ईमानदार अध्यापक थे। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर के मेरे पिताजी ने मेरी शादी उनके साथ की थी। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे पिताजी ने कई बार मेरी आर्थिक मदद करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अशोक जी को ये पसंद नहीं था कि वह अपने ससुराल से पैसे लेकर के अपना घर चलाए। उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाती। अगर मैं अपने मायके से पैसे लेकर घर चलाती तो इसीलिए अपने पति का मान रखने के लिए कभी भी मैंने अपने मायके की मदद को स्वीकार नहीं किया था। जितना सम्मान के साथ उन्होंने दिया बस उतना ही लिया। बेटा, पैसों से ज्यादा मान सम्मान होता है, और वह तो तुमने देख ही लिया होगा मेरे मायके में जाकर के कि मेरे मायके वाले मेरा और मेरे पति का और मेरे बच्चों का कितना मान सम्मान करते हैं। अब तुम ही बताओ, पैसा जरूरी है या मान सम्मान? अगर मैं अपने मायके से पैसे लेती तो मेरे भाई भाभी भी हमेशा यही सोचते कि मायके के पैसों से पल रही हो,
लेकिन आज जैसे भी हूँ सम्मान के साथ अपने मायके जाती हूँ। अपनी सास की बातों को सुनकर के रोशनी उनके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ जी, आज आपने मुझे एक नई सीख दी है। मैंने तो अपने मायके में ये सारी चीज कभी सीखी ही नहीं थी। मैं तो हमेशा अपने मायके की चीजों का दोष ही दिखाती थी और आपको कितनी बार मैंने बेइज्जत किया है। अब मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है। मुझे माफ कर दो माँ जी, अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। शकुंतला जी अपनी बहू को माफ कर देती हैं और रोशनी भी अब अपनी सासू माँ के साथ बहुत ही अच्छी तरह अच्छा व्यवहार करने लगी हैं। तो दोस्तों, कभी भी किसी को सामने से देखकर उसे आंकना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।